नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आज जो विश्लेषण होगा वो सीबीआई और ईडी को लेकर के होगा। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल किस तरह से देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों के लिए शिकंजे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि सीबीआई और ईडी का जो इस्तेमाल है वो विपक्ष को दबाने और कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, उनको भी सीबीआई ने एक खनन से जुड़े मामले में 2012 से 16 के बीच में खनन से जुड़े एक मामले में सीबीआई ने समन जारी किया है। तो सीबीआई को 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्या कहा था? केंद्र सरकार का तोता। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको केंद्र सरकार का तोता कहा था। लेकिन तो चलो खैर, पहले तो ये तोता जो है वो पिंजड़े में कैद रहता था, बीच बीच में छोड़ा जाता था। लेकिन मोदी सरकार जब से 2014 में आई है, तब से इस तोते को एकदम खुला छोड़ दिया गया है। पहले सीबीआई को खाली तोता कहा गया था, लेकिन अब उसमें ईडी जो है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो भी इन्वॉल्व हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार जो है सीबीआई को तोते के तरीके इस्तेमाल करती है। मतलब ये तोता है, जो इसको सरकार रटाती वही उतना बोलता है। लेकिन वो तोता पहले पिंजड़े में बंद था, लेकिन अब उसको क्या है, मोदी सरकार ने रिलीज कर दिया है, पिंजड़े से बाहर कर दिया है। अब वो कहाँ भटक रहा है? जितने भी मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं उनके यहाँ भटक रहा है। तो बीते 9 साल में मोदी सरकार ने सीबीआई और ईडी को विपक्ष के नेताओं का दमन करने के लिए इस्तेमाल किया है। इसमें सोनिया गांधी से लेकर के, राहुल गांधी से लेकर, अखिलेश यादव से लेकर के, मायावती से लेकर के, झारखंड में हेमंत सोरेन से लेकर के, महाराष्ट्र में जो शिंदे गुट है, संजय राउत से लेकर के, नारायण राणे से लेकर के, अजीत पवार से लेकर के, उधर आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में, वहां पर जो शारदा चिटफंड घोटाला हुआ था, उसमें ममता बनर्जी के जो भतीजे थे, अभिषेक बनर्जी से लेके, सुदीप्तो दास से लेकर के, आप पूर्वोत्तर में चले जाइए, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर के, मतलब आपको हर जगह, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, भूपेश बघेल से लेकर के, हर जगह जो है। इसके अलावा आप दक्षिण में चले जाइए, पी चिदम्बरम से लेके उनके बेटे तक, और इधर राजस्थान में राजेश गहलोत से लेकर के सचिन गहलोत तक, मतलब सचिन पायलट तक, मतलब जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो सब आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल विपक्ष को कुचलने के लिए किया है। अरविंद केजरीवाल का भी इसमें नाम शामिल है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय जेल में बंद हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। ये 2 ऐसे रणनीतिकार हैं आम आदमी पार्टी के। ये 2 अगर ये जेल के बाहर होते तो 2024 में पार्टी को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रहे होते, लेकिन इनको कहाँ डाल दिया गया है? जेल में डाल दिया गया है। तो ये जो मामले हैं, इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया है। कई बार ईडी इनसे जो है वो पूछताछ की गई है। और इसके अलावा 2019 में मोदी सरकार एक मनी बिल ला करके ईडी की जो शक्तियां हैं, पहले क्या होता था कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी, दूसरी जांच एजेंसियां जो जांच करती थी, जब उसमें पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जब धाराएं जुड़ती थी, तब उसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट होता था, वो जांच करती थी। लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में अलग से स्पेशल बिल ला करके और उसको जो है वो लोकसभा से पास करवाया। उसके बाद उसको राष्ट्रपति की मोहर लगी, कानून बनवाया। तो ईडी की जो शक्तियां हैं 2019 में बढ़ा दी गई। अब ईडी को किसी से पूछने जांचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट छापा मारो, एफआईआर दर्ज करो और गिरफ्तार भी कर लो। ये शक्तियां जो हैं वो मोदी सरकार ने ईडी की बढ़ा दी हैं। और लोकसभा में एक जानकारी दी गई है, उसको मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे आंकड़े मैंने इकट्ठा किए हैं। 2004 से लेकर के 2014 तक ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, कुल 112 जगहों पर छापा मारा है। जी हां, 112 जगहों पर। मतलब 2004 से 2014 तक, मतलब ये शासनकाल यूपीए का था, उसमें टोटल 112 जगह छापे मारे गए थे और 5,346 करोड़ रुपए की टोटल संपत्ति जब्त हुई थी। कब? 2004 से 2014 के बीच में, जब यूपीए का शासन था, 2004 से 2014 तक। लेकिन इधर चले आइए, 2014 से लेकर के 2022 में, मतलब यूपीए के शासनकाल में 10 साल में ईडी ने केवल 112 जगह छापा मारे थे। लेकिन इधर मोदी सरकार में केवल 8 साल में ईडी ने
3010 जगह है। मतलब सोचिए कितनी गुना ज्यादा है। यूपीए सरकार में 10 साल में 112 केवल छापे पड़े, मोदी सरकार ने 8 साल में ही 3010 छापे पड़वाए और 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की जो संपत्ति है वो जब्त की गई है। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के यहां इस तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। 2014 से 2022 के बीच में देश के 121 बड़े नेताओं से जुड़े मामलों की ईडी जांच कर रही है और इसमें से 121 में सोचिए 115 नेता केवल जो है वो विपक्षी पार्टियों के हैं। मतलब 95 ईडी ने जितने छापे मारे हैं उनमें से 95% जो अपोजिशन के लीडर हैं, मुख्य विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उनके यहाँ ये छापे डाले गए हैं। तो सोचिए आप किस तरीके से विपक्ष को दबाने और कुचलने की कोशिश हो रही है। 2004 से 2014 के बीच में यूपीए के 10 साल में केवल 26 नेताओं के यहाँ ईडी की जांच हुई थी। 10 नेताओं की केवल 26 नेताओं की ईडी की जांच हुई थी, लेकिन वहां 10 साल में 26 नेताओं के यहाँ जांच पड़ी और यहाँ जो है वो 8 साल में ही 121 नेताओं के यहाँ छापे पड़े हैं। 2004 से 2014 के बीच में सीबीआई ने 72 नेताओं की जांच की, जिसमें 60% विपक्ष के नेता शामिल हैं, जबकि 2014 से 2022 के बीच में 118 नेता जो है वो सीबीआई के रडार में आए, जिसमें से 95% अपोजिशन के लीडर हैं। इसके अलावा विपक्ष के कई बड़े नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के घेरे में हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस के 24 नेता हैं। इसके अलावा डीएमके के 6, कांग्रेस के जो मेन लीडर हैं 24 नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में मोदी सरकार ने इनको फंसाया है। इसके अलावा डीएमके के 6, बीजू जनता दल के 6, समाजवादी पार्टी के 6, बहुजन समाज पार्टी के 5, आम आदमी पार्टी के 3, वाईएसआरपीसी मतलब वाईएस राजशेखर जगन रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश की एक पार्टी, इसके 3 नेता, आईएनएलडी के 3, सीपीएम के 2, पीडीपी के 2, बीआरएस मतलब भारत राष्ट्र समिति, ये भी तेलंगाना की एक पार्टी है, और एआईडीएमके और एमएनएस के एक एक नेताओं के खिलाफ ये केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो जांच कर रही हैं। तो 2022 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने तलब किया था और ये मामला था 2013 में। जो सुब्रमण्यम स्वामी है, बीजेपी के नेता, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार के अधिग्रहण के दौरान इन्होंने गांधी परिवार पर आरोप लगाए थे कि उसमें जो है वो अनियमितता बरती गई है। इस मामले में हालांकि अभी चार्जशीट नहीं आई है। इसके अलावा पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस सौदे में एफडीआई की मंजूरी को लेकर के जांच पड़ताल हुई। इसमें पी चिदम्बरम को आपको याद होगा 2022 में एक बार गिरफ्तार भी किए गए थे। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता है डीके शिव कुमार, इनको 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनके खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है और इन पे आरोप है मनेसर भूमि अधिग्रहण मामले में इन्होंने किसानों की सस्ती जमीन लेके बिल्डरों को दे दिया, ऐसे आरोप हैं। अभी इन पे जांचें चल रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस के सीनियर नेता अहमद पटेल पर भी ये स्टर्लिंग बायोटेक से जुड़े मामले में ईडी जांच कर रही थी। हालांकि अहमद पटेल जी की डेथ हो चुकी कोविड के दौरान, तो वो मामला तो बंद हो गया। इसके अलावा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खिलाफ भी केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है वो जांच कर रही हैं। भूपेश बघेल, आपको मालूम होगा कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे अभी 5 स्टेट में, तो महादेवा ऐप को लेकर के भूपेश बघेल और उनके आसपास से जुड़े लोगों के यहाँ खूब छापेमारी चल रही थी। पूरे चुनाव में माहौल बना और एक तरीके से भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचारी और घोटाले वाली सरकार साबित करने पर पूरा जोर लगा दिया गया, तो ये वहां माहौल बनाया गया। इसके अलावा आप चले ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, ये कभी तरुण गोगोई, बहुत फेमस कांग्रेस के नेता हैं, तरुण गोगोई की सरकार में ये मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब इनके ऊपर सीबीआई ईडी का शिकंजा कसा तो ये कहां भाजपा में आ गए, क्योंकि हर आदमी जो है वो दबाव और तनाव झेल नहीं पाता है। तो कुछ तो होते हैं जो तने हुए रहते हैं। विपक्ष के कुछ नेता जो हैं वो आसानी से सरेंडर नहीं करते, तने हुए रहते हैं, हालात का मुकाबला करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो जो सरेंडर कर जाते हैं और हालात के साथ झुक जाते हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा की थोड़ी कहानी जान लीजिए। ये हिंदू मुस्लिम पर बड़ा बोलते हैं और ये जो है वो हिंदू मुस्लिम पे बोलते हैं। वो बीजेपी के बड़े फायर ब्रांड नेता हैं। भाजपा जो है इनको बहुत आगे रखती है।
और ये कांग्रेस सरकार की तरुण गोगोई वाली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। और 2011 से कांग्रेस से इनसे थोड़े रिश्ते खराब हुए थे और ये शारदा चिट फंड घोटाले में भी बड़े आरोपी थे। 2014 में हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। अगस्त 2024 में हेमंत बिस्व शर्मा के आवास और उनके न्यूज चैनल पर सीबीआई का छापा पड़ा। चैनल की मालकिन जो है वो इनकी पत्नी रिंकी शर्मा है। सीबीआई के कोलकाता दफ्तर में हेमंत बिस्व शर्मा से कई घंटे तक पूछताछ हुई। बाद में हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। अब सबको पता है। और हेमंत बिस्व शर्मा पे आरोप था कि वो शारदा ग्रुप के मालिक सुदीप्तो से हर महीने 20 लाख रुपए लेते थे। लेकिन जो है वो 2014 में भाजपा में आ गए। तो जब भाजपा में आ गए तो फिर पाक साफ हो गए। तो भाजपा में आ गए, उनके खिलाफ जांच जो है वो कम पड़ गई। इसके अलावा आपको अभी आप लोगों ने खूब नाम सुना होगा सतपाल मलिक का, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके हैं। वहां पे एक हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनका कहना है कि उनके पास से एक फाइल आई थी, उस प्रोजेक्ट को जो है पास कराने के लिए उसमें 300 करोड़ रुपए उनको रिश्वत की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद उसमें जांच वांच चलने लगी और अब जो है सत्यपाल मलिक ने जब आरोप लगाए थे उसमें घोटाले के, तो मोदी सरकार पर बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब सत्यपाल मलिक को ही डिस्टर्ब किया जा रहा है। उनके यहाँ सीबीआई और केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे वापे पड़ रहे हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक ने कहा वो किसान और जाट के बेटे हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। इसके अलावा 2021 में पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ईडी के ताबड़तोड़ छापे मारे गए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से कई बार वहां उनकी पत्नी से पूछताछ हुई। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार तोड़ने के लिए 2022 में शिवसेना नेता संजय राउत को गिरफ्तार तक करना पड़ा मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक केस में। 2021 में दिल्ली में आबकारी नीति में अनियमितता के आरोप में डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया, इनको गिरफ्तार किया गया। कुछ समय बाद संजय सिंह की भी इसमें गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा महाराष्ट्र में एनसीपी के एक नेता हुआ करते थे। एनसीपी के एक नेता है नवाब मलिक, बहुत तेज तर्रार नेता है एनसीपी के। उनको भी क्या कर दिया गया, केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। ईडी ने उनको भी कई घंटे पूछताछ की थी 2022 में और उनको क्या कर दिया है, गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा एक और महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे नारायण राणे, तो उनके ऊपर 300 करोड़ रुपए का बीजेपी की जो सीनियर नेता है किरीट सोमैया, 300 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का ये आरोप लगाया था। लेकिन नारायण राणे जो है वो बाद में कहा चले गए, भाजपा में, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में भी शामिल हो गए। तो अब वो जो है वो पाक साफ हो गए। तो ये इतने आंकड़े हैं, ये सीबीआई और ईडी के जरिए किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को परेशान किया गया। इसके अलावा केजरीवाल को लगातार ईडी के नोटिस मिल ही रहे हैं। केजरीवाल को कई नोटिस मिल चुके हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो झुकने वाले, डरने वाले नहीं हैं। अभी हाल ही में आपने कुछ दिनों पहले देखा झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश की गई, वहां पर भी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। वहां के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा है कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। वो आदिवासी समुदाय और जो है वो बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और बीजेपी आरएसएस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अब ये सब इतनी सारी वो कार्रवाइयां हुई हैं और इतनी सारी चीजें हुई हैं और ये सीबीआई और ईडी की चर्चा इसलिए क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव के खिलाफ भी सीबीआई ने समन जारी कर दिया है। हमीरपुर में उस समय डीएम थी 2012-13 में चंद्रकला। तो आरोप है कि कोर्ट ने जो पट्टे हैं उनको जारी करने पर, पट्टों के आवंटन पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकार की तरफ से पट्टे जो है वो जारी किए गए, उसमें अनियमितता के कई सारे अधिकारियों के नाम आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव को भी समन जारी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा, ठीक है केंद्रीय जांच एजेंसियों को पूरी छूट है, वो भ्रष्टाचार और गबन की जांच करें, लेकिन जांच की जो टाइमिंग होती है, सबसे बड़ा सवाल इस पे उठता है जो जांच की टाइमिंग होती है। एक समय में मायावती को भी ताज कॉरिडोर में काफी ज्यादा डिस्टर्ब और परेशान किया गया, उसमें कुछ नहीं निकला। उसके अलावा उनके खिलाफ भी अभी केस चल रहे हैं। तो हमेशा से जो जांच एजेंसियां होती हैं, इनको क्या होता है कि विपक्ष के नेताओं को डिस्टर्ब और परेशान करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होने थे उसके पहले भी उनको समन आया था और इस बार 2024 में फिर से लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, फिर से समन आ गया। तो वो उससे डरने वाले नहीं है, वो परेशान होने वाले नहीं है, वो घुटने नहीं टेकेंगे और वो मजबूती से 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो आप देखिए जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर कितने ज्यादा सवाल उठ रहे हैं और
यूपीए के शासनकाल से और मोदी सरकार के शासनकाल में कितने कितने गुना ज्यादा सीबीआई और ईडी के छापे पड़े हैं, पूरा देश, पूरी जनता सब देख रही है। और विपक्ष पूरी तरीके से ये आरोप लगा रहा है कि सीबीआई और ईडी का जो इस्तेमाल है वो विपक्ष के नेताओं को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्ष को कमजोर करने के लिए, उनका दमन करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने कुनबे का विस्तार करना है, अपनी शक्ति का विस्तार करना है, सत्ता बचानी है, सत्ता में वापस आना है, 2024 में फिर से हैट्रिक लगाना है। तो हैट्रिक काम से तो लगने वाली है नहीं, इतना काम तो किया नहीं है कि हैट्रिक लग जाए। तो हैट्रिक लगाने के लिए कुछ नेताओं को लाया जाए, कुछ जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाए, कुछ को यहाँ से लाया जाए, कुछ को कुछ सपने दिखाए जाए कि तुमको ये बना दिया जाएगा, कुछ को सीबीआई और ईडी के छापों से डरा के अपने साथ लाया जाए। तो साम दाम दंड भेद जो है वो प्रक्रिया जारी है, और इस प्रक्रिया में कुछ लोग जो हैं वो सरेंडर करके वो क्या हो रहे हैं, भाजपाई भी हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो सीना ताने खड़े हैं। और उनका ये कहना है कि वो जो है वो मोदी सरकार से डरने वाले नहीं हैं। जांच एजेंसियों का चाहे जितना इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन वो 2024 में सीना तान करके मोदी सरकार का मुकाबला करेंगे, भाजपा का मुकाबला करेंगे, और जनता के बीच में पूरी सच्चाई जो है वो सामने लेकर जाएंगे। तो मित्रों, ये आपको विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों और वंचितों की आवाज को उठाया जा सके। धन्यवाद।